हेलो नमस्कार, आप लोग का फानिया में स्वागत। भाई देखेंगे यहाँ पर यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2021 में समान ज्ञान की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका प्रैक्टिस है 25 यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो हम 20 क्वेश्चंस को देखते हैं उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर वही आपको जाने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके आप जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको समय समय पर मिलता रहता है और बाकी इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन सभी रहते हैं। उसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाता है कि भाई किस क्वेश्चन का क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है। शुरू करेंगे वीडियो को और देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम चंद्रमा यात्री नील आर्मस्ट्रांग किस यान से चंद्रमा पर गए थे? विथ विच व्हीकल डिड द फर्स्ट मून ट्रेवलर नील आर्मस्ट्रांग ट्रेवल टू द मून? तो भाई क्या है राइट आंसर इसका? तो भाई यहाँ पे चार्ल्स एडविन भी इनके साथ गए थे नील आर्मस्ट्रांग के, लेकिन इन्होंने पहला कदम रखा था, इस वजह से हमेशा इन्हीं का नाम आता है नील आर्मस्ट्रांग का। तो ये किस यान से गए थे भाई? अपोलो 11 से गए थे। याद रखिएगा अपोलो 11 से ये गए थे। और जहाँ पर इन्होंने चंद्रमा पर उतरे थे उसे सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहा जाता है। ठीक है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत एक पर्वतीय स्थल है या किस राज्य में स्थित है? रानीखेत इज अ हिल स्टेशन इन विच स्टेट इज इट लोकेटेड? तो भाई कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो राइट आंसर की अगर बात की जाए कहाँ पे भाई? उत्तराखंड में। याद रखिएगा उत्तराखंड में रानीखेत है। ओके, यहाँ पे आपके और कौन भाई? नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा, बाकी आप जैसे कि दार्जिलिंग में यहाँ पे है आपका पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा आपका भाई याद रखना है, झारखंड में अगर कोई है तो उसको याद, मतलब जितने भी पर्वतीय स्थल है सबको एक बार देख कर चले जाना है, जो पर्वतीय नगर है इंपॉर्टेंट वाले। नेक्स्ट है, हम्पी स्मारक समूह किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द हम्पी मेमोरियल ग्रुप लोकेटेड? तो भाई कहाँ पर है? हम्पी एक गांव है भाई, हम्पी एक गांव है। एक कहाँ पर है भाई? तो बात की जाए राइट आंसर कहाँ पे? कर्नाटक में। याद रखिएगा कर्नाटक में है हम्पी स्मारक समूह। यहाँ पर ही इसरो का जो है आपका मुख्यालय ही है, बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय भी यहीं पर है। याद रखिएगा सारी चीज़ें। नेक्स्ट है, IUCN विश्व संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन एसोसिएशन? तो भाई कहाँ पे है? इसका फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, IUCN का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये इसके राइट आंसर की अगर बात भाई कहाँ पे? ग्लैंड में है। याद रखिए ग्लैंड। ओके, स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। विश्व संरक्षण, इसको जो है लुप्त प्राय प्रजाति जो होती है उसी की यहाँ पे बात की जा रही है। विश्व संरक्षण संघ की यहाँ पे बात की जा रही है, जो लुप्त प्राय प्रजाति होती है जिसमें आपको जो प्रजातियाँ लुप्त हो रही उनकी बात की जा रही है। रेड डाटा बुक में वहाँ पे उनको रखा जाता है, रेड डाटा बुक, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, प्रोजेक्ट टाइगर नामक राष्ट्रीय योजना कब शुरू की गई थी? व्हेन वाज द नेशनल स्कीम कॉल्ड प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड? भाई कब इसको लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की भाई कब किया गया था? 1973 में। याद रखिएगा। ओके, 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। और सबसे पहले जो गणना की गई थी कब की गई थी भाई? 1972 में सबसे पहले की गई थी, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में इसको लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा टाइगर जो हमारा बाघ दिवस है 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक बाघों की अगर बात की जाए, सर्वाधिक बाघ भाई किस राज्य में पाए जाते हैं? तो एमपी में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर की बात की जाए तो कर्नाटक में, सबसे ज़्यादा एमपी में यहाँ पे, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है कर्नाटक। नेक्स्ट है, वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? वे व्हाट आर द टोटल आर्टिकल इन द करंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, यानी जो भारतीय संविधान वर्तमान में इसमें टोटल कितने आर्टिकल्स हैं इसकी बात आपकी की जा रही है। यहाँ पे टोटल आर्टिकल्स की अगर बात करें भाई प्रेजेंट में कितने? 470 हैं। याद रखिएगा 470 हैं प्रेजेंट में। अगर आपका बात की भी जाए ओरिजिनल जो आपका मूल संविधान है यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो उसमें कितने थे भाई? 395, यानी ये आपका जो है ओरिजिनल है, जो आपका लागू होने के समय था ओरिजिनल वाला है। याद रखिएगा भाई वर्तमान में आपका 470, और जो ओरिजिनल है यानी मूल संविधान की बात की जाए कितने थे भाई? 395 थे। नेक्स्ट आपका है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी?
तो भाई इसके जो अध्यक्ष बनाए गए कौन बनाए गए? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया, याद रखिएगा। 7 सदस्यीय समिति जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, जिन्हें संविधान का जनक या पिता कहा जाता है, याद रखिएगा। संविधान का जनक या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा भाई? भीमराव अम्बेडकर को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का ग्रहण किस देश से किया गया है? फ्रॉम विच कंट्री हैज़ द फंडामेंटल ड्यूटीज बीन एज्यूम्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भाई किस देश से लिया गया इसको? किस देश से इसको एज्यूम्ड किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की भाई रूस से, यानी सोवियत संघ से लिया गया है, सोवियत संघ से, यूएसएसआर। अब आपका भाई मौलिक अधिकार अगर बात की जाए, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए भाई, यहाँ पे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये आपके फंडामेंटल भाई, और ये आपके राइट्स यानी अधिकार। तो भाई इसको कहाँ से लिया गया? इसको अमेरिका से लिया गया, याद रखिएगा। फंडामेंटल जो राइट्स हैं यानी मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया? किस देश के संविधान से? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची की बात की भाई कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? हाउ मेनी लैंग्वेज आर प्रेजेंटली मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भाई कितने हैं? 8th शेड्यूल जो 8वीं अनुसूची है उसमें ही भाषाओं का उल्लेख किया गया जो भारत की संविधान में है। तो वर्तमान में कितनी भाई भाषाएं हैं? 22 भाषाएं, याद रखिएगा। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, जबकि संविधान जब लागू हुआ तो उस समय अगर बात करेगा भाषाओं की तो भाई कितनी थी? 14 भाषाओं को वहाँ पे शामिल किया गया था। बाद में जो इसमें आपको 8 भाषाएं बाद में ऐड की गई हैं। तो याद रखिएगा पहले मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी, जबकि प्रेजेंट में कितनी है? 22 हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड? भाई कब इसको ग्रहण किया गया था? ये चीज़ आपको बताना है। अंगीकृत किया गया था, एडॉप्ट किया गया था। तो 10 क्वेश्चन के आपके राइट आंसर की अगर बात की भाई कब इसको एडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 900 यहाँ पे 49 को किया गया था। तो भाई 26 नवंबर 1949 को इसको एडॉप्ट किया गया था, याद रखिएगा। इसको लागू करने के बाद यानी इसको जब जारी कब से किया गया? कब से किया गया भाई? 26 जनवरी 1950 से इसको लागू कर दिया गया, याद रखिएगा भाई। एडॉप्ट कब किया गया? तो आपका 26 नवंबर 1949 को किया गया। इसको लागू कब से किया गया यानी कंटिन्यू कब से किया गया, जारी कब से किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया, याद रखिएगा। और स्वाधीनता दिवस के रूप में यानी जब हम 26 जनवरी जो मनाने की शुरू किए हैं कब से भाई? 26 जनवरी 1930 को। यहाँ पे जो है 26 जनवरी 1930 से स्वाधीनता दिवस के रूप में हम मनाते थे, तो उसी दिन को हमने चुना है भाई यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए हमने संविधान को अपने लागू किया था। ओके, नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की भाई किसमें है? आपका यहाँ पे भाग 3 में है, याद रखिएगा। तो पहला आपका जो है इसमें क्या भाई? यूनियन एंड स्टेट, यानी राज्य और संघ, संघ और राज्य कह सकता है, ठीक है। यूनियन एंड स्टेट यानी संघ और राज्य, राज्य और संघ दोनों चीज़ें एक ही है भाई, आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपका सेकेंड वाला जो उसमें क्या भाई? नागरिकता है, यानी सिटीजनशिप की बात की जा रही है। नागरिकता है यानी सिटीजनशिप आपकी, याद रखिएगा। सेकेंड जो पार्ट आपका उसमें नागरिकता के बारे में कहा गया है। पहला आपका भाई किस 1 से 4 तक के बारे में है, यानी एक आप फर्स्ट आर्टिकल से लेकर 4th आर्टिकल तक। उसके बाद 5 से लेकर 12 तक, यहाँ पे 11 तक जो है आपका क्या भाई? नागरिकता के बारे में कहा गया। उसके बाद 12 से लेकर 35 तक जो है क्या कहा गया भाई? 35 तक आपका क्या हो गया? यहाँ पर जो है 3 वाला जो है मौलिक अधिकार के बारे में 35 तक कहा गया है। उसके बाद 36 से लेकर आपका जो 4th वाला है इसमें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा गया है। इसमें जो है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा गया, किसमें भाई? तो ये पार्ट 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा गया है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, याद रखिएगा, भाग 4 में। अब आपको भाई मौलिक कर्तव्य आ जाता है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। तो इसका जो है भाग 4 का यानी 4A कह सकते हैं या तो आप का कह सकते हैं, दोनों चीज़ सेम है भाई। इसको देखिएगा, थोड़ा फिर से लिख दे रहा हूँ। 4A आपका आ जाता है या तो वो का रहेगा, हिंदी में का लिखेगा, इंग्लिश में ए लिखेगा। यानी मौलिक कर्तव्य जो है हमारे वो 51
ए में या 51 का में उसका उल्लेख किया गया है। इसका 36 से लेकर जो है 51 तक उल्लेख किया गया है, जिसमें 51 का में आपका कोई मौलिक कर्तव्य आता है। याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य हमारे पास 11 हैं और मौलिक अधिकार हमारे पास 6 ही हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन रहे हैं? हु हैज़ बीन दी ओनली जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी स्worn इन एज द प्रेसिडेंट। भाई कौन रहे हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए कौन है? एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला एकमात्र ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जो बनने वाले क्या थे भाई? राष्ट्रपति बनने वाले थे। ओके, याद रखिएगा। होता है कब है कि जैसे कि अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसको पद को लेते हैं, ग्रहण करते हैं। अब उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित रहता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो बनता है राष्ट्रपति। अगर यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो टीम बनाई जाती है 33 और 30 की, वर्तमान में जो 33 की टीम है उसमें से जो वरिष्ठ होगा सबसे, उसी को जो है क्या बनाया जाएगा? मुख्य न्यायाधीश के तौर पर राष्ट्रपति पद के लिए उसको चुना जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नीलम संजीव रेड्डी की बात की जाए, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध, यानी भाई इनके जो है अपोजिट में कोई भी नहीं था। तो ये जो है एकमात्र ऐसे हैं। जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यानी याद रखिएगा इसको। ज्ञानी जैल सिंह वीटो पावर का यूज करने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। वीटो पावर का यूज करने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 का है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के रूप में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्राइम मिनिस्टर मेंशन्ड एज अ काउंसिल ऑफ मेंबर्स? तो भाई किस आर्टिकल में किया गया है इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की भाई किसमें? 74 में। 74 में कहा गया है भाई एक जो है हमारे संसद में एक मंत्रिपरिषद होगी। ओके, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका जो है जो अध्यक्ष होगा वो कौन बनेगा? वो प्रधानमंत्री के तौर पर चुना जाएगा जो देश को चलाएगा। ओके, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर ये रहेगा। अब यहाँ पे बात की जाए अनुच्छेद 52, तो इसमें जो है राष्ट्रपति के बारे में कहा गया कि भारत जो है भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा, यानी एक प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 63 कहता है कि भाई एक जो है उपराष्ट्रपति भी होगा, यानी यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट भी होगा भारत का। भाई वाइस प्रेसिडेंट की बात की जा रही है। देखिए आर्टिकल 52 कह रहा है भाई राष्ट्रपति होगा, 63 कह रहा है उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट होगा। 72 क्या कह रहा है? 72 कह रहा है कि भाई अगर किसी को यहाँ पर कोई सज़ा दी गई तो उसके तहत जो है राष्ट्रपति यहाँ पर माफ़ कर सकता है 72 के तहत, याद रखिएगा भाई। नेक्स्ट है, राज्यसभा का गठन कितने वर्ष के लिए होता है? द राज्यसभा इज ए कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो भाई कितने समय के लिए इसका गठन किया जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 6 वर्ष के लिए, याद रखिएगा 6 वर्ष के लिए। इसके हर वर्ष जो है 1/3 जो सदस्य हैं ये हर 2 वर्ष पे जो है इनका चुनाव होता रहता है, हर 2 वर्ष पे, यानी 1/3 सदस्य जो रहेंगे उनका हमेशा चुनाव होता रहता है 2 साल के बाद। यानी 6 साल तक तो एक व्यक्ति का मतलब एक 6 साल तक चुना जाएगा, वो 6 साल तक रहेगा ही, लेकिन हर 2 वर्ष में मतलब 1/3 जो पर्सन्स होते हैं उनका चुनाव होता रहता है, याद रखिएगा भाई। और यहाँ पे राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी 30 होनी चाहिए, न्यूनतम आयु जो है 30 होनी चाहिए, याद रखिएगा भाई। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में किया जाता है? हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा? तो भाई कितने व्यक्तियों का किया जाता है यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन? तो यहाँ पे राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, याद रखिएगा। 12 जो है 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। जबकि 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है किसमें भाई? लोकसभा में, लोकसभा में किया जाता है, याद रखिएगा। ओके, राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है, पीपुल्स ऑफ हाउस भी इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा भाई। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन बनाए गए हैं? हु हैज़ बीन मेड द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया? 16 नंबर का भाई क्या हो जाएगा जवाब? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की भाई कौन है? पिनाकी चंद्र घोष, याद रखिएगा पिनाकी चंद्र घोष मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विपिन रावत की बात की भाई CDS हैं, प्रथम CDS बनने वाले भाई व्यक्ति हैं, ये भाई प्रथम CDS बनने वाले व्यक्ति थे, याद रखिएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ओके, राजीव कुमार की बात की भाई कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष। पीयूष गोयल जो इस समय रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भाई 17 कह रहा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत का उद्धारक कहा था? हु हैज़ कॉल्ड दी फ्लोरेंस नाइटिंगेल द सर्वाइवर ऑफ इंडिया? भाई फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा किसे जो है भारत का उद्धारक कहा गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन को कहा गया था, याद रखिएगा। रिपन को जो है यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था कि भाई इन्होंने जो है भारत का उद्धार किया काफ़ी। ओके,
नेक्स्ट देखिए, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम? तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डीमोस हो जाएगा। याद रखिएगा, डीमोस इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। डीमोस इज द सैटेलाइट ऑफ मार्स। भाई ये जो है किसकी सैटेलाइट है, यहाँ पे बात की जाएगी तो मार्स की है। याद रखिएगा, मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह के पास भाई 2 उपग्रह कौन कौन से? एक फोबोस, एक डीमोस, जिसमें डीमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट भाई किसका? यहाँ पे सोलर सिस्टम का है। याद रखिएगा, गैनीमेड की बात की भाई, एक किसका है? ये सैटेलाइट जो है आपका किसका है भाई? जुपिटर का है। जुपिटर का यानी बृहस्पति का है। याद रखिएगा, बृहस्पति के पास 67 आपके हैं। नेक्स्ट टाइटन की बात की भाई, ये सटर्न का है, यानी शनि की है। शनि के पास जो है टोटल सैटेलाइट कितने? 62 हैं, यानी उपग्रहों की संख्या शनि के पास 62 है, बृहस्पति के पास 67 है। याद रखिएगा भाई सारी चीज़ें। तो टाइटन जो है किसका हो गया? शनि का हो गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? व्हेन वाज द प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला स्कीम लॉन्च्ड? तो भाई कब इसको लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए भाई कब हो जाएगा? देखिए 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया गया था, जिसका जो है क्या उद्देश्य भाई? घर तक जो है गैस का वितरण करना आपका, ये इसका उद्देश्य रखा गया था। एलपीजी जो है यहाँ पर वितरण करना, यही उद्देश्य रखा गया था। 22 जनवरी 2015 की बात की जाए क्या भाई? इस दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम शुरू की गई थी। हरियाणा से शुरू किया गया था। 10 जुलाई 2014 की बात की जाए भाई, नमामि गंगे शुरू किया गया। 4 मार्च 2000 बात की जाए भाई, सागरमाला परियोजना को शुरू किया गया था। ओके, याद रखिएगा सारी चीज़ें। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन भाई कह रहा है, कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है? विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाई कोरोना वायरस इन ह्यूमन बॉडी? तो भाई मानव शरीर में कौन सा ऐसा अंग था जो कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला है? तो भाई कौन सा अंग है? लीवर, लंग, किडनी, स्टमक। तो भाई कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़ा। यानी लंग्स जो है इसमें जो है आपके इफेक्टेड होते हैं, यानी आपकी सांस फूलने की सारी समस्या यहाँ पर वो देखने को मिलती थी। तो आपसे सीधे सीधे भाई कोरोना वायरस से प्रभावित होने वाला सबसे पहला अंग कौन सा था? फेफड़ा है। याद रखिएगा। तो कोरोना वायरस से रिलेटेड और बाकी जानकारी जो वो भी आपको तैयार रखना है। ओके, वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक देखते रहिए फानिया बेतासी सर। थैंक यू।